नमस्कार आप सभी को। कल हम पिछली क्लास में 1857 के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने आर्थिक कांड देखा था, सामाजिक देखा था, इसके साथ साथ आपका धार्मिक कांड देखा था। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था आपका कि जिसके कारण आपका क्रांति की जो ज्वाला भड़की वो सैन्य कांड था। तो 1857 का विद्रोह, तो उसका हम जो है सैन्य कांड डिस्कस करेंगे। क्या कारण था एक समय जब भारतीय सैनिक ये कहने में गर्व महसूस करता था कि मैं ब्रितानी फौज का एक अंग हूं और समाज में उसको प्रतिष्ठा भी मिलती थी, उसको गुजारे भत्ते लायक वेतन भी मिलता था, यानी कि उसकी आर्थिक सुरक्षा भी थी, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी थी। तो फिर क्या कारण रहा कि उसने अपनी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को नकारते हुए, को एक तरफ करते हुए उसी ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया जिस ब्रितानी हुकूमत का हिस्सा बनने में उसको गर्व होता था। तो तात्कालिक रूप से तो हम देखेंगे कि विद्रोह का जो एक प्रमुख कारण था सैनिकों द्वारा, तो वो तो क्या था, जो चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस थे कि जिसमें जब नई राइफल इंट्रोड्यूस होती है, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल आती है, तो उसमें जो कारतूस भरे जाते थे तो उसका जो खोल होता था वो ऐसे मुंह से हटाया जाता था और उसमें अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हिंदू भी गाय को पवित्र मानते हैं और उसका जो चर्बी है उसको मुंह में लेना वर्जित मानते हैं। तो वहीं मुसलमान भी जो है आपका सूअर की चर्बी को मुंह में लेना अपवित्र मानते हैं। तो दोनों ही धर्मों के लोगों को बड़ी ठेस पहुंच रही थी। सैनिक भले ही सैनिक थे, पर थे तो वो साधारण इंसान ही थे, तो उस समाज में रहने वाले ही। तो देखेंगे कि चर्बी लगे कारतूसों से तुरंत विद्रोह हो गया जब ये खबर फैली। तो पर क्या केवल चर्बी लगे कारतूसों के कारण ही ये विद्रोह हुआ या कुछ और सैनिक कारण भी थे? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे की तरफ जाएंगे। जब हम इतिहास में थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं और उसको वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो तब हमें जो भी चीज घटित हुई है वर्तमान समय में उसके घटित होने के वास्तविक कारण नजर आते हैं, कारण हम उनको समझ पाते हैं वास्तविक कारणों को। तो थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो अंग्रेजों द्वारा जब 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, तो यह धर्म प्रचार पूरे भारत में हो रहा था। तो सेना उससे अछूती कैसे रह सकती थी? सेना में भी धर्म विभाग खोल दिया गया, सैनिकों के माइंड को भी वॉश किया जाने लगा।
कि आप जो है हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, जिसको अंग्रेजों द्वारा पतनशील धर्म माना गया था, उसको छोड़ के ईसाई धर्म में आ जाइए। सरकार चाहती है कि भाई भारत का ईसाईकरण हो जाए, तो भारत का तो हिस्सा सैनिक भी है, तो वो भी प्रभावित होगा। एक विरोध यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेना में धीरे धीरे आपका अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा पनपने लगा, पर अभी शुरुआत है। दूसरी तरफ फर्स्ट आंग्ल मराठा वार, आंग्ल मराठा कह रहा हूं, फर्स्ट आंग्ल अफगान वार में, फर्स्ट आंग्ल अफगान वार में जो कि 1839, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 जब हुआ, तो बहुत सारे भारत के सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाते हैं। अफगानिस्तान जाते हैं, परंतु जब ये वापस आते हैं तो इन भारतीय सैनिकों को क्या किया जाता है? जो भारतीय सैनिक 1839 से 42 में युद्ध लड़ रहे हैं, उनको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी काम कर रहे थे, और उसी प्रतिष्ठा को आपका हानि पहुंच रही है, तो गुस्सा पनपना जायज है। विद्रोह की कुछ संभावनाएं नजर आ सकती हैं। तो एक तो ये चीजें हो रही हैं कि भारतीय सैनिक बाहर जा रहे हैं, भारत में आकर के उनका सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई आपका जब हम कहीं जाते हैं भारत से बाहर, तो हमारे धर्म ग्रंथों में खास करके समुद्री यात्रा को सही नहीं माना गया, और दूसरा ये माना गया कि वहां गए होंगे तो खाना क्या खाया, तो मांसाहारी होगे, तुमने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया होगा, जनेऊ का मान सम्मान नहीं रखा होगा, नित्य क्रियाएं करते समय जनेऊ की जो आपका सम्मान किया जाता है वो नहीं किया होगा। तो यहां उनका विरोध हो रहा है। समुद्र यात्रा है, समुद्र यात्रा के दौरान भी जो है आपका वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि वो अच्छी नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखेंगे क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया का युद्ध बेसिकली लड़ा तो गया कहां लड़ा गया? यूरोप का मुद्दा था क्रीमिया, जिसको आजकल जो है रूस का मुद्दा बना हुआ है। और इसमें एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कौन थे? ये देश थे, तुर्की, और दूसरी तरफ जो है आपका वर्सेस रूस, इनके बीच में था। अब लड़ाई यूरोप की, तो इसका संबंध 1857 की क्रांति से क्या? इसका सीधा संबंध है कि भारतीय सैनिकों को यहां से ले जाया गया। जब भारतीय सैनिकों को यहां से ले जाया गया तो क्या हुआ? जो भारतीय सैनिक हैं वहां बड़ी संख्या में हताहत हुए। ब्रिटेन तो जीत गया, उसकी मोनोपोली यूरोप में हो गई, उसकी साख बढ़ी ब्रिटेन में, परंतु भारत को क्या मिला? भारतीय सैनिकों को क्या मिला? एक तो ये मिला कि वो बेचारे बड़ी संख्या में हताहत हुए, और दूसरी तरफ उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, क्योंकि क्रीमिया जाने के लिए तो आपको समुद्र का प्रयोग करना पड़ेगा, और हमारे शास्त्रों में समुद्र की यात्रा सही नहीं मानी गई, अपवित्र मानी गई है।
और हमारा समाज इस समय 1857 में बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से संचालित होता था। खास करके आडंबरों का बहुत आपका ईमानदारी से पालन किया जाता था। कर्मकांडों को अच्छी तरह से आपका, अच्छी रीति से आपका पालन किया जाता था। तो इस प्रकार का समाज, तो इनको सही कैसे मानेगा? फिर से सामाजिक बहिष्कार हुआ, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरी। और मैंने अभी बताया कि सैनिक सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहा था, वही गिर रही है। दूसरी तरफ आपका एक और गलती हुई, कैनिंग। कैनिंग ने 1856 में कह दिया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 द्वारा कि बंगाल के जो भावी सैनिक हैं, बंगाल सेना के जो भावी सैनिक हैं, भावी मीन्स जो आगे रिक्रूट होंगे, पुराने नहीं, जो भावी सैनिक हैं, किसके ऊपर असर होगा इसका? भावी सैनिकों पर। जो इन फ्यूचर, मतलब जो इन फ्यूचर जो आएंगे, इन फ्यूचर जो आएंगे, उन सैनिकों को कहीं भी रिक्रूट किया जा सकता है, उनकी सेवाएं कहीं भी ली जा सकती हैं। इसका मतलब उनको भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है, समुद्री यात्रा भी कराई जा सकती है। तो धर्म भ्रष्ट होने का खतरा है, फिर से विद्रोह की संभावना बढ़ी। समझ में आ रहा है? तो गुस्सा जायज था। दूसरी तरफ देखिए कि 1856 अवध का विलय, अवध का विलय, जबकि ये अवध वही था जो 1765 से अंग्रेजों का साथ दे रहा था, परंतु अब अवध की जो साथ देने की कैपेसिटी थी वो तो ठीक है, चल रही है, बट अब अंग्रेजों को अवध की जरूरत नहीं रही है कि उसका साथ ले, क्योंकि 1765 में अंग्रेज कमजोर थे। वर्तमान समय में ये लगभग पूरा भारत जीत चुके हैं, तो फिर अवध को कैसे बख्शेंगे? परंतु अवध तो इनका ही मित्र है, और ये कहते थे कि हम मित्रों को हड़पेंगे नहीं। परंतु अवध का विलय किस आधार पर किया गया? कि यहां का शासन अच्छा नहीं है, कुशासन है, अच्छा शासन नहीं है। अब जरा बताइए कि सारी जिम्मेवारी तो अवध की किसने ले रखी थी? अंग्रेजों ने। तो जिम्मेवारी जब अंग्रेजों के पास है, सारी लूट अंग्रेजों के पास है, तो शासन अच्छा कौन नहीं दे रहा था? अवध का राजा तो नाम मात्र का था, वास्तविक सत्ता तो अंग्रेजों के पास है, तो जिम्मेवारी तो कंपनी की होनी चाहिए थी, परंतु जिम्मेवारी थोप किसके ऊपर दी? अवध के ऊपर। कारण क्या था? कारण सीधा सा था। अवध का विलय का एक बहुत स्पष्ट कारण था, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से क्या हो रहा था? औद्योगिक क्रांति को, यानी कि पूंजीपतियों को एक बड़ा बाजार चाहिए और एक कच्चे माल का बड़ा स्रोत चाहिए। बाजार तो इसलिए चाहिए कि वो अपना तैयार माल यहां बेच दें और यहां से रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाएं और वैसी फसल पैदा करें जैसी औद्योगिक क्रांति की मांग है, खास करके वाणिज्यिक खेती। तो अवध का विलय इसलिए भी जरूरी था। परंतु सबसे मेन चीज है, जो बंगाल रेजिमेंट है उसमें अवध के 75,000 75,000 सैनिक थे। 75,000, ठीक है। तो ये जो 75,000 सैनिक थे, 75,000 सैनिक थे, ये कौन थे?
थे तो सैनिक, बट ये थे सारे अवध के ही, जुड़े तो उसी मिट्टी से थे। प्रभाव तो इनके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा कि आपने तो हमारा घर भी नहीं बख्शा, जो हम अंग्रेजों की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। दूसरा, अवध के ये जो सैनिक थे, एक चीज और हुई इनके साथ। 1852 में डलहौजी ने इनाम कमीशन द्वारा अवध के जागीरदारों की जागीरें हड़प ली। जागीरें हड़प ली। 20,000 जो तालुकदार थे, जागीरदार थे, उनकी जागीरें हड़पी। अब उन जागीरदारों का भी बहुत सारा आपका जो है, बहुत सारे परिवार के सदस्य सेना में होंगे। उन्होंने भी विद्रोह करने की संभावना देखी होगी, वहां गुस्सा पनपा होगा, विद्रोह की एक संभावना बनी होगी। तो ये आप देखेंगे कि भाई सारे कारण हैं। इसके साथ साथ 1856 में एक काम और कर दिया। अवध के सैनिकों का जो अतिरिक्त भत्ता होता था, अवध के का अतिरिक्त भत्ता वो भी बंद कर दिया। अतिरिक्त भत्ता बंद कर दिया। इसका भी प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि उस अतिरिक्त भत्ते से आपका कुछ बचत हो जाती थी, वो बचत समाप्त हो गई, क्योंकि वेतन आपका नाम मात्र का था। तो ये चीजें हो रही थी। इसी के साथ सैनिकों की जो मुफ्त डाक सुविधा थी वो समाप्त कर दी। सबसे बड़ी समस्या, एक तो वेतन कम है 6-7 रुपए, ऊपर से आपने डाक सुविधा भी समाप्त कर दी, अतिरिक्त भत्ता भी बंद कर दिया। दूसरा, वेतन कम तो है ही है, उसके साथ साथ सैनिकों को प्रमोशन नहीं है। भारतीय सैनिक कितनी ही बहादुरी दिखा ले, वो सूबेदार रैंक से ऊपर जा ही नहीं पाता था। सूबेदार रैंक से नहीं जा पाता था ऊपर। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। दूसरा, नस्लीय भेदभाव है। भारतीय अंग्रेजी जो है आपका सैनिक, भारतीय सैनिकों को निकृष्ट और काला समझते हैं, पतित समझते हैं, नस्लीय रूप से उनको नीचा मानते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ नस्ल हैं, तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। तो एक ये समस्या है, नस्लीय भेदभाव का शिकार है। तो ऐसी स्थितियां हैं, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं सेना में, तिलक वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो आपका खूब भेदभाव हो रहा है। और आपका फिर तात्कालिक जो कारण है आपको पता ही है कि भाई आपका क्या हुआ, चर्बी लगे कारतूस। उसने क्या किया, आग तो लगी हुई थी, थोड़ा घी और डाल दिया, आग और तेजी से भभक उठी। यानी कि विद्रोह करने को तैयार थे, एक मौका मिल गया कि अब विद्रोह होगा। और आप देखते हैं विद्रोह में बंगाल, रेजिमेंट सर्वाधिक सक्रिय थी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था कि बंगाल रेजिमेंट में 75,000 अवध के सैनिक थे। और सबसे ज्यादा कुठाराघात अगर किसी पर हुआ था अंग्रेजी नीतियों का, तो वो अवध की सेना ही थी।
इसलिए आप देखेंगे कि मद्रास और बंबई रेजिमेंट शांत रही, क्योंकि अधिकारों पर बहुत ज्यादा कुठाराघात नहीं किया था। और गोरखा रेजिमेंट या सिख रेजिमेंट, उन्होंने क्या किया, विद्रोह को दबाने में अपना योगदान दिया। बंगाल रेजिमेंट में विद्रोह एक कारण से और हुआ कि बंगाल रेजिमेंट ही एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसमें सर्वाधिक सवर्ण सैनिक थे अवध के, और सबसे कम ब्रिटिश कंट्रोल था उसके ऊपर, सबसे कम ब्रिटिश सैनिक उसमें थे, सबसे कम ब्रिटिश अधिकारी उसमें थे। तो बंगाल रेजिमेंट में विद्रोह होने का कारण समझ में आ गया कि सर्वाधिक भारतीय सैनिक और ब्रिटिश या ब्रितानी सैनिकों की संख्या क्या थी, कम। तो इसके कारण क्या हुआ, विद्रोह जब उपजा, सेना में जब विद्रोह उपजा, उसको नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल इस रेजिमेंट में अंग्रेजों के पास मौजूद नहीं था। इसलिए आप देखते हैं कि आपका 10 मई को 1857 को मेरठ से सेना द्वारा ही विद्रोह किया जाता है, और उससे पूर्व वीर मंगल पांडे, महान सपूत भारत के, विद्रोह करता हुआ बंगाल रेजिमेंट में, आपको कमाल देखिएगा कि बंगाल रेजिमेंट में उन्होंने विद्रोह किया बैरकपुर छावनी में, वो शहीद हो जाते हैं। और जिससे एक प्रेरणा मिलती है भारतीय सैनिकों को कि अब आपका आर्या पार होगा। मंगल पांडे जी का जो शहीद होना था वो इस बात का प्रमाण था कि क्रांति अब होने ही वाली है, बड़ा विप्लव अब होने ही वाला है। और वो कब हुआ, 10 मई को। किन्होंने किया, सैनिकों ने। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे आपका सैन्य विद्रोह था, किन किन कारणों से आपका सैनिक आपका परेशान थे और कैसे उन्होंने विद्रोह आपको किया। बट विद्रोह के लिए हमें पीछे जाने की जरूरत थी, जिसको हमने जाके देखा और हमें समझ में आया कि भाई विद्रोह के सैनिक कारण जो थे, तो उसमें चर्बी वाले कारतूस एकमात्र कारण नहीं थे, और भी कारण थे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए। मिलते हैं फिर।